दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 4 नवंबर 2024। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़ और ये रही अब तक की हेडलाइंस। सऊदी अरब और मिस्र ने यमन के हौथीस से नहीं लिया पंगा, अमेरिका को दिखाया ठेंगा, लाख गुजारिशों पर भी नहीं लिया कोई एक्शन। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर का इल्जाम, वेस्ट बैंक को भड़काना चाह रहा है ईरान। लेबनान से हिजबुल्लाह ने किए बड़े हमले तो इराक की मूवमेंट ने भी इजराइल पर दागे कई ड्रोन। लेबनानी यूनिफॉर्म पहनकर धोखा दे रही आईडीएफ जाल बिछाकर कर रही हिजबुल्लाह के कमांडोज का शिकार। अल अक्सा मस्जिद में फिर से सेटलर्स ने मचाया आतंक, नॉर्थ गजा को इजराइल ने जहन्नुम बना डाला। और ईरान की आईआरजीसी का बड़ा ऐलान, कभी भी हो सकता है इजराइल पर हमला, तोड़ देंगे दुश्मन की कमर। तो हेडलाइंस आपने देखनी, करते हैं शुरुआत मॉर्निंग न्यूज़ की। और सबसे पहली खबर यह है कि यमन के अंसर अल्लाह मूवमेंट, यमन के हौथीस के खिलाफ सऊदी अरब, मिस्र और कई अरब ममालिक ने एक्शन लेने से इनकार कर दिया। उन पर जोर डाला जा रहा था अमेरिका की तरफ से कि आपको कुछ और करने की या कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है, यू हैव टू डू मोर। क्या मतलब था इसका? इसका मतलब यही था कि आप लोग थोड़ा सा एक्शन लीजिए, थोड़ा सी टाइटनेस दिखाइए, थोड़ा सा कुछ ऐसा करिए कि यमन के अंसरुल्लाह मूवमेंट के जो रेड सी में, लाल सागर में ऑपरेशंस हैं, उन पर नकेल कस सके और वो इजराइल को आने वाले जहाज़ों को निशाना बनाना बंद कर सके, अमेरिका की शिप्स पर भी निशाना लगाना बंद कर सके, ट्रेड पर असर डालना बंद कर सके। लेकिन सऊदी अरब, इजिप्ट और अरब ममालिक ने इससे इनकार कर दिया, बिल्कुल भी। खबर है लेबनीज़ अखबार और लेबनीज़ टीवी अल मायदीन के हवाले से, अरब स्टेट्स रेजिस्टिंग यूएस कॉल्स टू काउंटर अंसर अल्लाह हीरो नैरेटिव। अंसर अल्लाह मूवमेंट का जो हीरो नैरेटिव बन चुका है, उन्हें एक नायक की तरह पेश करने का जो एक चलन चढ़ चुका है, और मुस्लिम वर्ल्ड में जिस तरीके से मकबूलियत बढ़ रही है अंसर अल्लाह मूवमेंट की, उनकी शोहरत जो बढ़ रही है, उनसे मोहब्बत जो बढ़ रही है, उसको काउंटर करने के लिए शायद अमेरिका कह रहा था कि भाई ये ठीक नहीं है। लेकिन शायद इस रिपोर्ट में मैंने जो पढ़ा है, शायद इजिप्ट और सऊदी अरब इसे एंजॉय कर रहे हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है कि अंसरुल्लाह मूवमेंट की तारीफ हो रही है। ये मेरी भी समझ के परे था, लेकिन ऐसा अल मायदीन में छपा है। और ये भी कि उन्हें इसलिए अच्छा लग रहा है कि कोई गज़ा के लिए खुलकर बोल रहा है, क्योंकि बोलना तो ये भी चाहते हैं, लेकिन अपने अपने मज़े में और या मजबूरियों में या कमज़ोरियों में या ताकत की कमी नहीं होने की वजह से बोल नहीं पा रहे हैं। अंसरुल्लाह मूवमेंट, लेबनान के हिजबुल्लाह और हमास के पास खोने को कुछ नहीं है। इसीलिए आप देख लीजिए, सिर्फ अभी तक इजराइल के खिलाफ इस जंग में मूवमेंट्स हैं। कोई सीधा मुल्क जिसकी हुकूमत हो, ऐसा कोई मुल्क नहीं है। इस खबर में आगे क्या लिखा है, उसमें लिखा है, वॉशिंगटन पोस्ट नोटेड दैट व्हाट द एनवॉय असल में जो वहाँ था यमन में, जो दूसरी तरफ से सरकार चलती है सना के अलावा, वहाँ पर जो सऊदी लेड हुकूमत है यमन की, वहाँ पर जो अमेरिकी एनवॉय था, उसका नाम है टिमोथी लैंडर किंग। ये यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन का स्पेशल एनवॉय है यमन में, समझे। इसने ये बताया कि यमनी मूवमेंट और मिलिट्री ऑपरेशंस जो हैं उसके अमेरिका के ख़िलाफ़, इजराइल के ख़िलाफ़, इन सब के मामले में अरब कंट्रीज़ को कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। फिर ये भी बात आई कि अरब पार्टनर्स नीड टू इंटेंसिफाई देयर एफर्ट्स टू काउंटर अंसर अल्लाह's हीरो नैरेटिव इन मिडिल ईस्ट। उसके जो नायक की छवि बन रही है, उसको तोड़ने के लिए कुछ करना चाहिए। इसमें भी इन्होंने कुछ नहीं किया। और फिर यही बात आई कि शायद ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, और इसमें इजिप्ट भी है, किंगडम ऑफ सऊदी अरब भी है, और बाकी अरब ममालिक में लिखा भी है, इजिप्ट के ऐसे अदर्स रेजिस्टिंग यूएस अपील्स, अमेरिका की अपील्स को दरकिनार कर दिया। अगर मैंने आपको 2.5-3 मिनट में ये जानकारी दी है और बड़ी खबर छोटी करके बता दी, आपको सही लगी तो बता दीजिए, वरना इस पर 8-10 मिनट का एपिसोड बन सकता है, मैं आपको अलग से पूरा बता दूंगा। बस मैं खींचना नहीं चाहता था। फिलहाल बढ़ते आगे, द टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर क्या कहती है। इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट, उसका ये कहना है, उसका ये दावा है कि हमास और हिजबुल्लाह कमज़ोर पड़ गए। देखिए, जो पहले दिन कैपेबिलिटी थी उससे तो कमज़ोरी आई होगी, लेकिन उतना तो मजबूत इजराइल भी नहीं रहा है, और उसकी तो कई जगह पोल खुल गई। आयरन डोम, फायरन डोम इतने फेल हो गए कि थर्ड मंगवाना पड़ गया। लेकिन योव गैलेंट का कहना है कि हमास और हिजबुल्लाह कमज़ोर पड़ गए हैं। जैसे जैसे कमज़ोर पड़ रहे हैं, वैसे वैसे ईरान अपना फोकस कर रहा है वेस्ट बैंक में, और वो वहाँ पर आतंक को चिंगारी देना चाहता है, वहाँ माहौल ख़राब करने के लिए एक आग लगाना चाहता है, योव गैलेंट का कहना है। लेकिन हम उनके इरादों को बिल्कुल
नेस्त नाबूद कर देंगे, ईरान को वो जवाब देंगे, ईरान याद रखेगा। यही दोनों तरफ से बातें चल रही हैं। हिजबुल्लाह ने क्या किया? हिजबुल्लाह लगातार मिसाइल बैरेज दाग रहा है नॉर्दर्न इजराइल के इलाकों पर। हाइफा पर फिर से एक बार अटैक किया। जो खबर मेरे पास कुछ न्यूज़ नेटवर्क के हवाले से अब तक 5 इजरायलियों के ज़ख्मी होने की खबर है। ये तादाद जब आप खबर देख रहे हो तो बदल भी सकती है। नॉर्दर्न सेटलमेंट्स अंडर हिजबुल्लाह फायर मॉर्निंग ऑफ वेलिंग सायरन्स। हर सुबह इजराइल में सायरन बजने से होती है। रात में भी हिजबुल्लाह के रॉकेट इजरायलियों को चैन से नहीं रहने देते। वो मज़े के लिए रात में शायद कुछ रॉकेट छोड़ते होंगे ताकि रात भर इजरायली अलर्ट रहकर शेल्टर्स की तरफ भागें। दिन रात एक हो गए हैं नॉर्थ में रहने वाले इजरायलियों के। वो परेशान हो चुके हैं पिछले 1 साल में। नॉर्थ के इजरायली अपने घरों से ज़्यादा शेल्टर्स में रहे हैं पिछले 1 साल में, और यही हो रहा है नॉर्दर्न सेटलमेंट्स पर। अब जिस तरीके से हिजबुल्लाह ने हमले शुरू किए हैं उससे लग रहा है कि अब ये लड़ाई मिलिट्री अड्डों से निकलकर सेटलमेंट्स की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होने लगी है। हालांकि ये हमले पहले भी होते थे, कोई नए नहीं है, लेकिन हाल के दिनों में इनकी तादाद बढ़ गई है। बार बार वही दोहराता हूँ, आग के बदले आग की पॉलिसी पर शायद हिजबुल्लाह हल्के हल्के आगे बढ़ रहा है। सर बढ़ते आगे, इराकी रेजिस्टेंस मूवमेंट ने भी, जो इराकी हिजबुल्लाह है या बाकी रेजिस्टेंस मूवमेंट हैं, उन्होंने भी हमले किए हैं इजराइल के कब्ज़े वाले इलाकों की तरफ। गोलान में, जॉर्डन वैली में ड्रोन से हमले किए हैं और कहा है कि हमने अपना टारगेट अचीव किया। हालांकि इजराइल का ये कहना होता है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा उनके ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर लिया है। हालांकि याद रखिएगा, मैंने एक खबर आपको कल रात भी दी थी कि इजराइल ने इराक को भी सीधी धमकी दी है कि अगर आपकी तरफ से हमले हुए, या हमें जो खबर मिली है कि ईरान अपनी कुछ मिसाइल्स को इराक में शिफ्ट कर रहा है ताकि इराकी रेजिस्टेंस मूवमेंट इजराइल पर हमला कर सकें बड़ा, तो आप ये समझ लीजिए अगर वो मिसाइल चली या हमले हुए हम पर, बड़े हमले, तो फिर आर पार होगा इराक के साथ। खैर, सर बढ़ते आगे। लेबनान के फौजियों की या लेबनान के हिजबुल्लाह के जैसी वर्दी पहनकर इजराइल के 20 कमांडो घुसे नॉर्थ लेबनान में और एक बड़ा ऑपरेशन अंजाम किया, जिसमें दावा किया गया कि लेबनान के हिजबुल्लाह के एक बड़े नेवल कमांडर को, यानी नेवी के कमांडर को गिरफ्तार किया गया, बल्कि पकड़ा गया, उठा कर ले आए ये लोग इजराइल। लेकिन इनकार ये करते रहे कि इसमें जर्मनी शामिल नहीं था। हालांकि हिजबुल्लाह का कहना है कि ये ऑपरेशन जर्मनी की कमांडो टीम की मदद से चलाया, यानी कि लेबनान की ज़मीन पर जर्मनी के फौजी भी आए। हालांकि बड़ी खबर इसमें यही है कि कैसे बड़ी घात लगाकर आईडीएफ के फौजी हिजबुल्लाह के जैसी यूनिफॉर्म पहनकर, उनके जैसा गेटअप लेकर बड़ी चालाकी से, बड़े साजिशी तरीके से घुसते हैं लेबनान के अंदर और लेबनानी हिजबुल्लाह के एक बड़े कमांडर को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। खैर, अब सोचिए, पेजर, वायरलेस, उसके बाद वर्दी, क्या क्या करते हैं ये लोग, बड़े शातिर किस्म के लोग हैं। न्यू ऑपरेशन अगेंस्ट इजराइल सेट टू हैपन। आईआरजीसी के डिप्टी चीफ का ये बड़ा बयान है। हिंदी तर्जुमा बताऊं, ये कहते हैं कि इजराइल के खिलाफ जो नया ऑपरेशन है वो बस्ट सेट टू हैपन, शुरू होने ही वाला है। कभी भी बटन दबा और झूम दाम बूम सब उतर जाएंगी मिसाइलें, रॉकेट, ड्रोन, जो भी होना है, जो भी हम हमला करने वाले। जब इनसे पूछा गया इस बार क्या कर रहे हैं, तो डिप्टी चीफ ने कहा, अबे कमाल करते हो मियाँ, सवाल पूछने वाले से। ये अपनी रणनीति, अपनी कोई स्ट्रैटेजी बताई जाती है, कब और कैसे हमला करेंगे, कितना बड़ा। तो ये कहा जा रहा है। और ये ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के बारे में इनसे सवाल किया गया था। ये रियर एडमिरल अली फदावी हैं, जो कि एक प्रोग्राम में थे, तब मीडिया ने इनसे सवाल किया। ये आईआरजीसी के डिप्टी चीफ हैं। आईआरजीसी के चीफ ने क्या कहा वो भी समझ लेना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि रेजिस्टेंस फ्रंट विल गिव क्रशिंग रिस्पॉन्स टू विकेडनेस फ्रंट। आईआरजीसी चीफ मतलब जो दुश्मन है, इजराइल है, मतलब जो पागल हो गए, धूर्त हैं, उन लोगों को रेजिस्टेंस का जो मोर्चा है, यानी हिजबुल्लाह, हमास, हाउथीज़ और इराकी और सीरिया मिले जो मूवमेंट्स हैं, ये सब मिलकर अपने दुश्मन को, ख़ास तौर से इजराइल और अमेरिका की इस जोड़ी को इतना ज़ोरदार जवाब देंगे, इतना मुंहतोड़ जवाब देंगे कि बस दुनिया देखती रह जाएगी। आईआरजीसी के चीफ ने दावा किया, यानी उन्हें रेजिस्टेंस मूवमेंट की कुव्वतों और सलाहियतों पर अब भी पूरा भरोसा है। आईआरजीसी के चीफ का हुसैन सलामी का एक और बयान
पिछला जो था प्रेस टीवी में था ईरान की, और दूसरा ये बयान इरना में है। उन्होंने कहा है कि और इल्ज़ाम लगाया है अमेरिका के ऊपर कि अमेरिका ही पूरी दुनिया में आतंकवाद, जितना भी टेररिज्म हो रहा है उसकी वजह है अमेरिका, और जितनी भी डिसयूनिटी है इस्लामिक वर्ल्ड में उसकी भी वजह अमेरिका है। यानी पूरी दुनिया में दहशतगर्दी की वजह वाहिद और वाहिद अमेरिका है। और दहशतगर्दी के अलावा ये हुसैन सलामी का इल्ज़ाम है, ISGC चीफ का। और उन्होंने कहा जो पूरी इस्लामिक उम्मा में, इस्लामिक वर्ल्ड में, आलम इस्लाम में जो फितने फैले हुए हैं और जो उनके अंदर यूनिटी नहीं है, यकजहती नहीं है, एकता नहीं है, उसकी वजह भी अमेरिका। यही हमें आपस में लड़वाता है। वक्त ये है और वक्त की डिमांड ये है कि हमें इसे समझते हुए अपनी समझदारी से आगे बढ़ना चाहिए और एक होकर जो इस वक्त आलम इस्लाम का जो सबसे बड़ा दुश्मन है उसे मुकाबला करना चाहिए डट कर, और ये फतह तक होना चाहिए। ठीक है, हुसैन सलामी के बयान के बाद आयतुल्लाह खामनेई साहब का आपको एक फ़ोटो दिखा देते हैं। कल शाम या कल रात के वक्त नवंबर 3 को आयतुल्लाह खामनेई साहब ने उन शहीदों की फैमिली से मुलाकात की जो इज़राइल के अभी ताज़ा हमले में ईरान में शहीद हुए। वो 4 लोग उनकी फैमिली से, इसमें 2 आदमी थे, 2 औरतें थीं, 2 बच्चे थे, एक बच्चा गोद में था। जाहिर सी बात है कुछ महीने या कुछ दिन का बच्चा है। इसका वालिद भी उस हमले में शहीद हो गया। मस्जिद अल-अक्सा में बेहुरमती जारी है, सेटलर्स का, कट्टरपंथी यहूदियों का आतंक, उनकी बदतमीज़ियाँ जारी हैं। एक बार फिर से वो मस्जिद अल-अक्सा में घुसे संडे के दिन, और उन्होंने फिर वही सब किया जिसकी उन्हें इजाज़त नहीं है, घुसने की नहीं है। और फिर उसके बाद वो अपने राइचुअल्स, नाच गाना, कूदना, इस तरीके से जो करते हैं वो सब करके उन्होंने मुसलमानों को उकसाया और मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाई। ये भी अल-मायादीन की इस रिपोर्ट में दर्ज है कि 1490 अटैक अकेले वेस्ट बैंक में पिछले अक्टूबर 2023 से रिकॉर्ड किए गए हैं। 1490 बार इजरायली आर्मी ने वेस्ट बैंक में भी कुछ इलाकों को निशाना बनाया है। अल-मायादीन की अगली खबर देखिए, 1 लाख लोग नॉर्थ गज़ा में फंसे हुए हैं। ये नॉर्थ गज़ा की सिविल डिफेंस का कहना है और ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। इसे बड़े पैमाने पर पढ़ा जा सकता है क्योंकि इसमें जो कुछ भी दर्ज है अगर आप सुनेंगे और मैं पढ़ूंगा तो यकीनन हमारी आंखें नम हो जाएंगी, हमारा गला रूंध जाएगा। मैं वो सब कुछ ऑन एयर नहीं करना चाहता क्योंकि जब मैं वीडियो नहीं बनाता तो कई बार उस सीन में और उस मिजाज में या उस वैसे पहुंच जाता हूं। तो आप ये रिपोर्ट इस कीवर्ड के साथ ज़रूर पढ़िएगा। अल-मायादीन पर जाकर आपको पता चलेगा क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। एक और ख़बर है, यूनिसेफ ने कुछ कहा है, उसको लेकर अल-मायादीन ने छापी है। यूनिसेफ जो यूनाइटेड नेशंस की बच्चों की केयर करने वाली एक अलग शाख है, ब्रांच है, उन्होंने ये कहा है कि इज़राइल ने 2 दिन में अकेले जबालिया में, नॉर्थ गज़ा के जबालिया रिफ्यूजी कैंप में अकेले 2 दिन में 50 बच्चों का कत्ल कर डाला। 50 बच्चों का कत्लेआम कर डाला। 50 बच्चों का, आप 5 बच्चों का तसव्वुर कीजिए, और वो किसी ईसाई मुल्क में हो, किसी मुसलमान के हाथों, वो इज़राइल में हो, किसी मुसलमान के हाथों, और आप देखिएगा इस पूरी दुनिया को उलटते पलटते। लेकिन ये सब कुछ गज़ा और फ़लस्तीन में हो रहा है और इज़राइल कर रहा है, दुनिया खामोश है। इसकी सबसे बड़ी वजह किसी का ताकतवर नहीं होना बल्कि मुस्लिम वर्ल्ड का कमज़ोर होना है। कोई ठोस तरीके से नहीं पूछ रहा ये सब क्या है, ये जंग है या कत्ल गारत है, कोई नहीं पूछ रहा। सॉरी, मैं थोड़ा सा बच्चों के साथ अटैच हो जाता हूं, इंसान हूं, इज़राइल नहीं। Hundreds of Palestinian civilians have been displaced within Beit Lahia and Jabalia due to relentlessness। आप ये जो स्क्रीनशॉट 1 और 2 देख रहे हैं, बुरके हिजाब में महिलाएं, औरतें हैं, बच्चे हैं, बैग लादे हुए हैं, पीछे आगे चलते चले जा रहे हैं। ये सब लोग अपनी जान, अपने बच्चों की जान बचाने के लिए चलते चले जा रहे हैं। ये बेत लाहिया और जबालिया के सीन हैं। ये अपने बच्चों को गोलियों और गोलों से बचाने के लिए बार बार पनाहगुज़ीन बन रहे हैं, बार बार अपनी ज़मीन पर रिफ्यूजी बन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी मैं इज़राइल कहता हूँ, मेरा वास्ता इज़राइली हुकूमत से होता है। मैं जानता हूँ आवाम क्या चीज़ है,
जब भी मैं फ़लस्तीन की बात करता हूं तो मैं मज़लूमों की बात करता हूं। इस फैसले को और इस फासले को आप ज़रूर समझिएगा, क्योंकि आप भी कहीं फंस सकते हैं। इज़राइल में भी इस जंग को रोकने के लिए आवाज़ें उठ रही हैं। इज़राइल में भी कुछ यहूदी हैं जो इसे जंग नहीं कत्ल गारत कह रहे हैं। क्या आप उनके खिलाफ हो सकते हैं? फ़लस्तीन में भी कुछ लोग हैं जो फ़लस्तीनियों की जासूसी कर रहे हैं। क्या आप उन्हें मजलूम कह सकते हैं? नहीं, हर तरह के लोग हर तरफ हैं, इसलिए समझा करें। बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।